आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम रुबिका लियाकत है। आज मास्टर स्ट्रोक में सबसे पहले आपको ये बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 दिनों के दौरे के बाद सिडनी से वापस लौट रहे हैं। दिल्ली आकर एक बार फिर से वो कामकाज संभालने वाले हैं, लेकिन 28 मई को उनका एक बहुत बड़ा अपॉइंटमेंट फिक्स है। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर देश की नई संसद का उद्घाटन करने वाले हैं। इसकी सारी तैयारियां पूरी हो चुकी है। केंद्र सरकार ने सभी दलों को नई पार्लियामेंट में इनॉग्रेशन के लिए इनवाइट किया है। यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह ने यह कहा है कि इस उद्घाटन को लेकर सियासत नहीं करनी चाहिए। शाह को यह बयान इसलिए देना पड़ा क्योंकि कांग्रेस समेत 19 जो विपक्षी पार्टियां हैं, 19 ऐसे दल हैं जिन्होंने इनॉग्रेशन के इवेंट का बायकॉट करने का फैसला किया है। और इसकी वजह सुनकर आप हैरान भी हो जाएंगे। वैसे पहले ये देख लीजिए, इस वक्त यहाँ पर ये जो तस्वीरें देख रहे हैं आप, ये संसद के अंदर की तस्वीर है। और अब जो आप तस्वीरें देखेंगे, जो ग्राफिक्स हमने बाकायदा 3D आपके लिए तैयार किया है, वो बाहर की तस्वीर है। ये देखिए, ये अंदर की तस्वीर है और ये बाहर संसद की तस्वीर है। तो विपक्षी दलों का आरोप वो क्या है कि संसद के इनॉग्रेशन में राष्ट्रपति मुर्मू को दरकिनार कर दिया गया है और अगर पीएम नई संसद का उद्घाटन करेंगे तो ये डेमोक्रेटिक वैल्यू पर हमला होगा। नई संसद को लेकर किस तरह वार पलटवार हो रहा है, 24 के चुनाव को लेकर किस तरह घेराबंदी हो रही है, ये सबसे पहले आप देखिए और उसके बाद संसद किस तरीके से है तैयार, वो भी दिखाएंगे। Day 2 isn't over. To stave off the rebels. अमेरिका में सिविल वॉर चरम पर था। इस दौरान अब्राहम लिंकन को बड़ी कामयाबी मिली थी। जो लोग गुलामी को खत्म नहीं करना चाहते थे, उन्हें गेटिसबर्ग की लड़ाई में हराया जा चुका था। जीत के बाद वहां एक कब्रिस्तान में तब के राष्ट्रपति लिंकन ने सिर्फ 2.5 मिनट की स्पीच दी थी। स्पीच के आखिरी शब्द थे, That this nation under God shall have a new birth of freedom, and that government of the people, by the people, for the people, shall not perish from the earth. तब कई लोगों को इस स्पीच का मतलब समझ नहीं आया था, लेकिन आज दुनिया के कई देश इन 3 वाक्यों के इर्द गिर्द ही अपनी व्यवस्था चलाते हैं। इसको लोकतांत्रिक व्यवस्था कहते हैं और हमारे देश में इसको संसदीय लोकतांत्रिक व्यवस्था का हिस्सा माना जाता है। आज जो नई संसद बनकर तैयार हुई है, वो भी लोकतांत्रिक व्यवस्था का हिस्सा है। वो संसद जो लोगों के लिए कानून बनाने का काम करती है ताकि 130 करोड़ लोग सुरक्षित रहें, उनकी जिंदगी आराम से चलती रहे। मगर हैरानी की बात यह है कि नई संसद का इनॉग्रेशन कौन करेगा, ये किसके हाथों हो, अब ये मुद्दा भी जोर पकड़ने लगा है। इस पर विवाद शुरू हो गया है। जी 28 मई को संसद का नवनिर्मित भवन राष्ट्र को समर्पित करेंगे। एक प्रकार से ये नया संसद भवन प्रधानमंत्री जी की दूरदर्शिता का प्रमाण है। हम लोगों का मानना है कि राष्ट्रपति जी जो हैं उनसे जो है उद्घाटन कराना चाहिए था, क्योंकि पार्लियामेंट के जो हेड होते हैं एक तरह से वो राष्ट्रपति ही होते हैं और उनसे ना करा करके ये कहीं ना कहीं से राष्ट्रपति जी का अपमान जो है वो किया जा रहा है। इसका इनॉग्रेशन प्रधानमंत्री को नहीं करना चाहिए, मगर वो लोग जो बोल रहे हैं कि प्रेसिडेंट को करना चाहिए, वो भी गलत है। स्पीकर कस्टोडियन है लोकसभा का और स्पीकर को करना चाहिए। जब तक बयानबाजी खत्म होती, तब तक पता चला कि कांग्रेस, जेडीयू समेत देश के 19 विरोधी दलों ने इनॉग्रेशन के बॉयकॉट का ऐलान कर दिया। यानी 28 मई को ये दल नदारद रहेंगे। हालांकि अमित शाह का कहना है सबको बुलाया है, अब अगर नहीं आएंगे तो ये उनकी सियासत। इस संसद भवन को न आरएसएस न बीजेपी का कोई रिश्ता है तो बनाने में। तो एक नया इमारत बना के सिर्फ एक ऐसा हम कोनशिला लगाएंगे इनॉग्रेटेड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, इसके लिए खर्चा होगा। राजनीति अपनी जगह पे चलती है और सब अपनी अपनी क्षमता से, सोचने की क्षमता के अनुसार
रिएक्शन भी देते हैं और काम भी करते हैं। हमने तो भारत सरकार ने सबको विनंती किया है कि आप उपस्थित रहिए, सब अपनी अपनी भावना के अनुसार करेंगे। जो पार्टीज बॉयकॉट कर रही हैं, उनकी ताकत जानना भी जरूरी है। इनके राज्यसभा में 97 सांसद हैं, लोकसभा में 145 एमपी इन पार्टीज को रिप्रेजेंट करते हैं और 11 राज्यों में ये सरकार में है। हालांकि बीजेपी का कहना है कि मोदी विरोध के नाम पर संसद के इनॉग्रेशन का विरोध करना सही नहीं है और कुछ नेता तो कांग्रेस के पुराने दिनों की याद भी दिला रहे हैं। अगस्त 1975 इंदिरा जी प्रधानमंत्री थी, उन्होंने पार्लियामेंट एनेक्स की इनॉग्रेशन की थी। 15 अगस्त 87 में राजीव जी जब प्रधानमंत्री थे, उन्होंने पार्लियामेंट लाइब्रेरी की। अगर आपके हेड ऑफ गवर्नमेंट इनॉग्रेट कर सकते हैं पार्लियामेंट की एनेक्सी को और लाइब्रेरी को, तो हम इस समय के हेड ऑफ गवर्नमेंट क्यों नहीं कर सकते? मोदी विरोध को देश की संसद का विरोध बन रहा है। मोदी विरोध का जनता जवाब देती है, फिर देगी 24 का। उम्मीद तो कुछ नहीं है निकट भविष्य में, दूर तक। इनके आप ये मान चुके हैं कि आप कभी सत्ता में नहीं आएंगे और ये आपका लक्षण है तो कभी नहीं आएंगे आप। विरोध करना विपक्ष का हक है, मगर मौके पर जो मुद्दा भुना दे, सियासत उसी को कहते हैं। और जब बात 2024 के चुनाव की हो, तो इतना तो तय है कि विपक्ष अब मोदी के खिलाफ एग्रेसिव कैंपेन शुरू करेगा और नई संसद के बॉयकॉट वाली टैक्टिक्स भी इसी का हिस्सा दिखाई दे रही है। देखिए, ये बात समझनी चाहिए कि ये दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का सबसे बड़ा मंदिर है। यहाँ पर राजनीति नहीं, यहाँ पर कोई मतभेद नहीं होने चाहिए, क्योंकि इन तमाम बेंचेस और कुर्सियों पर कोई और नहीं, चुनी हुई सांसदगण जो है वो बैठने वाले हैं और वो किसी भी पार्टी, किसी भी विचारधारा से ताल्लुक रख सकते हैं। विवाद एक तरफ है, लेकिन सच्चाई ये है कि नई संसद दिव्य है, भव्य है। इसमें हजारों श्रमिकों की दिन रात की मेहनत है और ये भवन सिर्फ सत्ता दल के सांसदों के लिए नहीं है, जैसा बता रही हूँ। नई संसद में विरोधी दल के सांसद भी बैठेंगे। हालांकि अभी तक नई संसद को लेकर थोड़ी बहुत डिटेल्स ही सामने आई है। ये पूरी बिल्डिंग अंदर से दिखती कैसे है, नई राज्यसभा और नई लोकसभा पहले के मुकाबले कितनी डिफरेंट है, नई संसद में पुरानी गोल वाली संसद से क्या कुछ इतर है, डिफरेंट है, ये सब बहुत इंटरेस्टिंग है और इनोवेटिव तरीके से आपको बताने के लिए हमने एक अलग कोशिश की है। ध्यान से देखिए। भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था की शक्ति हमारी संसद। इस नई संसद का ब्लूप्रिंट 2019 में बना और अगले ही साल 10 दिसंबर 2020 को इसकी आधारशिला रख दी गई और महज 900 दिनों में बनकर ये नई संसद तैयार हो गई। अब इसका उद्घाटन होने वाला है और आपको ये जानकर खुशी होगी कि हमारी जो पुरानी संसद है उससे करीब 3 गुना बड़ी है ये नई संसद और इसे बनने में आधे से भी कम वक्त लगा है। उसमें भी मत भूलिए कोरोना का वो मुश्किल वक्त शामिल रहा। संसद के मेन दरवाजे से, मुख्य दरवाजे से एंट्री जब आप करेंगे तो आपको देश के आर्ट एंड क्राफ्ट की झलक दिखाई देगी। यहाँ दीवारों के ऊपर श्लोक लिखे हुए दिखेंगे और यहीं से आप सीधा जो है लोकसभा में एंटर कर जाएंगे। लेकिन यहाँ से जब आप आगे की तरफ भीतर जाएंगे तो कॉन्स्टिट्यूशनल हॉल यानी संविधान भवन दिखेगा, जो पूरी इमारत का सेंटर है। वो सब आपको दिखाए उससे पहले लिए चलते हैं आपको संसद भवन के छत पर। अब हम आ गए हैं संसद भवन की छत पर। इसी छत पर राष्ट्रीय प्रतीक को ढाला गया है। ये जो आप इस वक्त देख रहे हैं हमारा राष्ट्रीय प्रतीक, ये 6.5 मीटर ऊंचा है और करीब 9,500 किलोग्राम वजन का कांसे का बना ये अशोक स्तंभ है। इसी के ठीक नीचे कॉन्स्टिट्यूशनल हॉल है। नई संसद और पुरानी संसद में एक बहुत बड़ा फर्क है। फर्क ये है कि यहाँ संविधान हॉल बनाया गया है जिसमें भारतीय संविधान की मूल प्रति को रखा गया है। संविधान के साथ साथ देश की विरासत से जुड़ी जो बाकी कलाकृतियां हैं उनको भी यहाँ पर प्रदर्शित किया जाने वाला है। और ये इस वक्त आप देख रहे हैं लोकसभा की तस्वीर। ये है वो नई बिल्डिंग जो 5 स्टार प्लैटिनम रेटेड ग्रीन बिल्डिंग है
और सभी स्मार्ट फीचर्स से ये लैस है। लोकसभा की भव्य तस्वीर को इस वक्त आप देख सकते हैं। आपको पता है भूकंप सहने की क्षमता जो है इस बिल्डिंग में, उस भूकंप की क्षमता को झेलने के लिए इसे हाईएस्ट सिस्मिक जोन 5 के पैरामीटर्स पर डिजाइन किया गया है। इसे अगले 150 सालों को ध्यान में रखकर बनाया गया है। जब पुरानी इमारत बनी थी ना, तब क्या था, करीब मैं 100 साल पहले की बात कर रही हूँ, तब दिल्ली सिस्मिक जोन 2 में आया करती थी, यानी भूकंप का जो खतरा था वो उस वक्त बड़ा कम था। लेकिन अब दिल्ली हो गई है सिस्मिक जोन 4 में। इसीलिए भी पुरानी संसद पर खतरा लगातार मंडराया जा रहा था, बना हुआ था। और यही नहीं, वो Z और Z+ सुरक्षा की जरूरतों को भी ध्यान में रखकर हमें एक नई बिल्डिंग की सख्त जरूरत थी। उसे ध्यान में रखते हुए भी ये नई बिल्डिंग बनाई गई है। आप मुझे नए संसद भवन के अंदर लोकसभा की गैलरी में देख रहे हैं और मेरे दोनों तरफ जो आप कुर्सियां देख रहे हैं, जो बेंचेस देख रहे हैं, यहीं पर हमारे माननीय सांसद आकर बैठने वाले हैं, चुने हुए। लोकसभा का ये जो डिजाइन है वो राष्ट्रीय पक्षी मोर से प्रेरित है और यहाँ पर कुल 882 सांसदों के बैठने का इंतजाम है, बैठने की बाकायदा जगह है। फिलहाल जो पुरानी संसद है वहाँ 552 सांसद जो है वो बैठ सकते थे। बड़ी बात यह है कि इस नई संसद में सेंट्रल हॉल है ही नहीं, इसीलिए जब जॉइंट सेशन बुलाना होगा या संयुक्त सत्र होगा तो वो यहीं होगा, लोकसभा में ही होगा, जहां पर एक साथ 1272 सांसदों के बैठने की गुंजाइश मौजूद है। नई संसद में सेंगोल यानी कि राजदंड को स्थापित किया जाएगा। इसका अर्थ पता है आपको? संपदा से संपन्न। तमिलनाडु के विद्वान जो है सेंगोल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देंगे और फिर ये संसद में परमानेंट तौर पर स्थापित हो जाएगा। वैसे सेंगोल का ऐतिहासिक महत्व है। अंग्रेजों से सत्ता हस्तांतरण में इसका इस्तेमाल हुआ था। देश के पहले प्रधानमंत्री, तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पूरे विधि और विधान से सेंगोल को अंग्रेजों से लेकर सत्ता हासिल की थी। अब इस सेंगोल को नई संसद में लोकसभा के स्पीकर की जो कुर्सी आप देख रहे हैं, इसके बाईं तरफ यहां पर स्थापित किया जाएगा। और यह है संसद का उच्च सदन, राज्यसभा। राज्यसभा का जो डिजाइन है वो राष्ट्रीय फूल कमल से प्रेरित है। यहां अब 384 सांसदों के बैठने की व्यवस्था की गई है। अब तक क्या होता था, राज्यसभा में 245 सांसद जो है वो बैठा करते थे। सांसद अब भविष्य को ध्यान में रखते हुए कि हो सकता है इनका दायरा बढ़े, इनकी संख्या बढ़े, तो भविष्य के विस्तार को ध्यान में रखते हुए इसे डिजाइन किया गया है। कुर्सियां ज्यादा है, बैठने की व्यवस्था ज्यादा है। सदन की कार्रवाई अगर आप देखना चाहते हैं तो उसके लिए भी बड़ी बड़ी दर्शक दीर्घाओं का, वो आप मेरे पीछे वहां देख सकते हैं जहां 2 लाइट्स आपको नजर आ रही हैं, वैसी दर्शक दीर्घाएं बनाई गई है ताकि सदन की कार्रवाई देखी जा सके। पुरानी संसद जो है वो गोलाकार है, लेकिन इस संसद को जरा गौर से देखिए। इस संसद को आर्किटेक्ट बिमल पटेल ने ट्रायंगुलर बनाया है, वो शेप दिया है, तिकोना। इसकी वजह क्या है? एक बार बिमल पटेल ने इसकी वजह खुद बताई थी। ज्योमेट्री में त्रिकोण जो है वो श्रीयंत्र के आकार से प्रभावित है। 3 त्रिकोण आकार को एक साथ रखकर इसको डिजाइन किया गया है। न्यू इंडिया की इस नई संसद में मॉडर्न और विरासत जो हमारी पुरानी परंपरा है, इन दोनों का ख्याल रखा गया है। तो हो जाइए तैयार देश को गौरवान्वित करने वाले लम्हे के साक्षी बनने के लिए, इस लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर के लिए। आप तैयार हैं, हम भी तैयार हैं। संसद भवन भले ही नया है, लेकिन देश के गौरवशाली अतीत और परंपराओं से इसका गहरा नाता होगा। इसमें वो राजदंड जिसका भी आप जिक्र सुन रहे थे लगाया जाएगा, जिसके जरिए 1947 में अंग्रेजों ने सत्ता का हस्तांतरण किया था या उनसे हुआ था। ये राजदंड जिसकी तस्वीर आप देख रहे हैं, बहुत नजदीक से आप देख सकते हैं, आजादी के बाद गया कहां? इसके बारे में आज ही क्यों चर्चा हो रही है? कैसे? क्या आपने सुना था सेंगोल के बारे में पहले?
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जब इसके बारे में बताया गया तो पीएम ने इसकी खोज करवाई और पीएम जब 28 मई को नया संसद भवन देश को समर्पित करेंगे तब यही राजदंड संसद की शान बढ़ाएगा। लेकिन इसकी कहानी क्या है उसे देखिए। राजदंड देश की शक्ति और संप्रभुता का प्रतीक, निष्पक्ष और न्यायपूर्ण शासन की भावना का आधार। 28 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब देश के नए संसद भवन को देश को समर्पित करेंगे तब यही राजदंड यानी सेंगोल सभापति के आसन के पास स्थापित किया जाएगा, जो देश के नीति निर्धारकों को अपने फैसले गुण दोष की कटौती पर कसने की जिम्मेदारी का एहसास कराता रहेगा। ये क्षण कितना खास होगा और सेंगोल अपने आप में कितना महत्वपूर्ण है, ये बताने के लिए दो केंद्रीय मंत्रियों के साथ मोदी सरकार के सबसे पावरफुल मंत्री अमित शाह खुद सामने आए। सेंगोल की स्थापना के लिए संसद के भवन से अधिक उपयुक्त और पवित्र और उचित स्थान कोई हो ही नहीं सकता। इसलिए जब संसद भवन का देश को समर्पण होगा उसी दिन आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बड़ी विनम्रता के साथ तमिलनाडु से आए हुए अधिनियम से सेंगोल को स्वीकार करेंगे और अत्यंत आदरपूर्वक माननीय लोकसभा के अध्यक्ष के आसन के समीप सम्मान के साथ इसको स्थापित करेंगे। ये क्षण ऐसा होगा जो पूरे देश को भारतीय परंपराओं, समृद्ध इतिहास और आध्यात्मिकता से जुड़ने का निमंत्रण देगा। असीम आशाओं, अनंत संभावनाओं और मजबूत स्वतंत्र समृद्ध राज्य के निर्माण का संकल्प बनेगा और हर देशवासी को उस पल की याद दिलाएगा जिसका गौरव देश ने आजादी से ठीक एक दिन पहले महसूस किया था। वो तारीख थी 14 अगस्त 1947। आधी रात की आजादी की दहलीज पर खड़े हिंदुस्तान को एक स्वतंत्र सूर्य के उदय का इंतजार था। अंग्रेजों से सत्ता हस्तांतरण की तैयारी पूरी हो चुकी थी। पंडित नेहरू 14 अगस्त की मध्यरात्रि को राष्ट्रपति भवन से पढ़े जाने वाले अपने ऐतिहासिक भाषण ट्रिस्ट विद डेस्टिनी का आखिरी ड्राफ्ट तैयार कर चुके थे। लेकिन इन सब से पहले दिल्ली से करीब 1600 किलोमीटर दूर तमिलनाडु में उस समय के मद्रास प्रेसिडेंसी से खास लोगों की एक टीम अपने जीवन की सबसे खास यात्रा के लिए दिल्ली की तरफ कूच कर चुकी थी। ये टीम अंग्रेज सरकार से भारत को किए जा रहे सत्ता हस्तांतरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली थी। दरअसल जब ब्रिटिश सरकार ने भारत को आजादी देने का फैसला किया तब इसकी लंबी चौड़ी प्रक्रिया पूरी की जानी थी। इसके लिए 20 फरवरी 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन को गवर्नर जनरल बनाकर भारत भेजा गया। माउंटबेटन को भारतीय रीति रिवाजों की जानकारी नहीं थी, इसीलिए उन्होंने सत्ता हस्तांतरण समारोह की रूपरेखा पर पंडित जवाहरलाल नेहरू की राय मांगी और जवाब देने के लिए पंडित नेहरू ने थोड़ा समय मांग लिया। पंडित नेहरू आजादी के मौके पर देश को भावनात्मक और आध्यात्मिक एकता का संदेश देना चाहते थे। इसीलिए उन्होंने समारोह का तरीका तय करने के लिए चक्रवर्ती राजगोपालाचारी यानी राजाजी से सलाह मांगी। राजगोपालाचारी तमिलनाडु से थे और भारतीय परंपराओं और इतिहास के विद्वान थे। उन्हें पंडित नेहरू के प्रश्न का उत्तर भारत की गौरवशाली परंपरा और इतिहास में मिला। अपने अध्ययन के आधार पर उन्होंने पंडित नेहरू को बताया कि हमारे यहाँ सेंगोल यानी राजदंड के जरिए सत्ता के हस्तांतरण की परंपरा रही है। राजा जी की बात पंडित नेहरू को पसंद आ गई और उनकी रजामंदी मिलते ही राजा जी ने तमिलनाडु के एक मठ से संपर्क किया और मठ के गुरु ने दिल्ली आकर समारोह संपन्न कराने का निमंत्रण स्वीकार कर लिया। इसके बाद शहर के एक मशहूर सुनार वुम्मिडी एथराजुलू को सेंगोल बनाने की जिम्मेदारी सौंपी गई, जिसका डिजाइन काफी विचार विमर्श के बाद तय किया गया। सेंगोल के शीर्ष पर नंदी विराजमान है। नंदी शक्ति, सत्य और न्याय के प्रतीक है।
ஆதியம் அவர்கள் எடுத்துட்டு செய்ய வேண்டும் என்று யாரோ சொன்னார்கள் என்று வந்தார்கள். டிராயிங்ஸ் எல்லாம் காட்டி இட் வாஸ் ரவுண்ட் திங் வித் எல்லாம் போல் இது மாதிரி செய்ய வேண்டியிருக்கு. இது நல்ல பெரிய இடத்துக்கு போகுது, ஜாகிரதையாக செய்யணும், நல்லா செய்யணும். தென் கிவ் தி ஆர்டர். இட் வாஸ் மேட் ஆஃப் சில்வர் विथ गोल्ड कोटिंग. और मठ प्रमुख ने खास दल को आयोजन संपन्न कराने का दायित्व सौंपकर विशेष विमान से दिल्ली भेज दिया. 14 अगस्त 1947 को इस टीम ने सेंगोल लॉर्ड माउंटबेटन के हवाले किया और माउंटबेटन ने राजदंड इसी दल को सौंप दिया. इसके बाद इसे गंगा जल से पवित्र कर रात करीब 10:45 पर इसे पंडित के पास ले जाया गया. ये वही क्षण था जब पंडित नेहरू ने सेंगोल स्वीकार किया. 14 अगस्त 1947 की आधी रात देश में तिरंगा लहराया. देश आजादी के जश्न में डूबा और धीरे धीरे सेंगोल सबकी यादों से उतरता चला गया. 1947 अगस्त के बाद सेंगोल सबकी आंखों से ओझल हो गया, इसको भुला दिया गया. मगर एक विद्वान और पूजनीय सम्माननीय व्यक्ति ने इसको आजादी के 31 साल के बाद 15 अगस्त 78 को परमाचार्य श्री चंद्रशेखर सरस्वती स्वामीगल ने अपने अनुयायी डॉक्टर B.R. सुब्रमण्यम को सेंगोल वृत्तांत का वर्णन किया, जिसको डॉक्टर सुब्रमण्यम ने अपनी किताबों में उचित स्थान देकर उल्लेखित किया है. पता चला कि सेंगोल इलाहाबाद के म्यूजियम में रखा है, जो तब तक नेहरू की गोल्डन स्टिक के तौर पर मशहूर हो चुका था. सरकार का मानना है कि इस पवित्र सेंगोल को किसी संग्रहालय में रखना अनुचित है. सेंगोल की स्थापना के लिए संसद के भवन से अधिक उपयुक्त और पवित्र और उचित स्थान कोई हो ही नहीं सकता. ये पूरा कार्यक्रम तमिलनाडु के 20 अधिनियम के अध्यक्षों से विचार विमर्श के बाद तैयार किया गया. संसद के उद्घाटन के समय प्रधानमंत्री इन्हीं से सेंगोल ग्रहण करेंगे. जी हाँ, यही वो सेंगोल है जिसकी कहानी इस वक्त आप देख रहे थे और इसकी भव्य तैयारियां एबीपी न्यूज ने भी की है. हर वो तस्वीर आप तक हम पहुंचाने वाले हैं. 28 मई याद रखिएगा. अब खबरों में आगे बढ़ रहे हैं और बात करेंगे अपने ही इतिहास दोहराते पाकिस्तान की. पाकिस्तान में सेना और पीटीआई के खिलाफ अघोषित जंग ने 1971 की याद दिला दी एक बार फिर से. अब से थोड़ी देर पहले इमरान खान का एक वीडियो मैसेज आया है. इमरान ने कहा है कि जियाउल हक के जमाने में जैसा पीपीपी के साथ हुआ वैसा आज उनके साथ हो रहा है. उधर जिन लोगों को इमरान अपना जिगरी मानते थे, मुनीर की धमकी के बाद वो एक एक करके पीटीआई छोड़ते चले जा रहे हैं. अभी इमरान की मुश्किलें जारी हैं. मैं खुद कह रहा हूँ अपने कारकुनों को, अपने ऑफिस बेयरर्स को, अपने ओहदेदारों को, कोई ज़रूरत नहीं है आपको सामने आने की. अपने घरों में ना रहो, छुप जाओ. तो जो 1971 में नहीं हुआ, पाकिस्तान में अब वो होगा. तो क्या जो शेख मुजीबुर रहमान के साथ नहीं हुआ, उससे खौफनाक इमरान के साथ होगा? ऐसे कयास इसीलिए क्योंकि पाकिस्तानी फौज के मुखिया ने हुकूमत के साथ मिलकर पीटीआई और उसके कैप्टन को मिट्टी में मिला देने का अंतिम प्लान बना लिया है. किसी भी वक्त पाकिस्तान की सरकार ये ऐलान कर सकती है कि इमरान खान की पार्टी पर बैन लगा दिया गया है. इस पार्टी के ऊपर इस जो कुछ 9 मई की हुआ है और जो कुछ प्लानिंग इसने की है हमारी अफवाज को निशाना बनाने की, और उनकी काबिल फ़ख्र और उनके अज़मत के निशान हैं, कुर्बानियों के निशान जो हैं, उनकी जो तहकीर की गई है और उनको जिस तरह बर्बाद किया गया और उनको डिफेस किया गया, ये स्पॉन्टेनियस कतई तौर पे नहीं है. कतई तौर पे ये बेसाख्ता नहीं हुआ. कतई तौर पे ये एक प्लान के तहत सब कुछ हो रहा था. और ज़रूर इसका फ़ैसला कोई नहीं हुआ, लेकिन इसका जायज़ा ज़रूर लिया जा रहा है कि पार्टी के ऊपर पाबंदी लगा दी. अभी जिन्हें आपने सुना ये ख्वाजा आसिफ है, पाकिस्तान में रक्षा मंत्री. ये कबूल कर रहे हैं कि सरकार इमरान खान की पार्टी पर प्रतिबंध लगाने की तैयारी कर रही है और वजह है 9 मई.
अगर पीटीआई पर बैन लग गया तो पीटीआई चुनाव की रेस से बाहर हो जाएगी। इमरान खान पहले से ही पार्लियामेंट से डिस्क्वालीफाई हो चुके हैं। पाकिस्तान में सितंबर में चुनाव है और इमरान खान के पास इतना वक्त भी नहीं होगा कि वो नई पार्टी बना करके चुनाव में ताल ठोक सकें। पूरे पाकिस्तान में सरकारी मशीनरी इस वक्त इमरान खान को देशद्रोही विरोधी बनाने में बिजी है। 9 मई के कांड को इमरान खान का आखिरी चैप्टर बनाने की कोशिश की जा रही है। 9 मई को जो कुछ हुआ है पाकिस्तान की सालमियत और पाकिस्तान के वजूद के ऊपर हमला था। मैं कतई तौर पे उस हमले में जो कोर कमांडर साहब के घर पे हुआ, मियांवाली में हमारे एयर बेस पे हुआ, GHQ में हुआ, उसमें और इस जगह पे जो हमला हुआ था हिंदुस्तान की तरफ से, मैं उसमें कोई तफरीक नहीं करता। तो ये तो हो गई इमरान के खिलाफ सियासी साजिशें। अब ये जान लीजिए कि कैसे आर्मी चीफ आसिम मुनीर ने इमरान खान की राजनीतिक हत्या के लिए अपनी टॉर्चर सेल को मोर्चे पर लगा दिया है। मुनीर की टॉर्चर सेल के डर से इमरान के करीबी और पीटीआई के बड़े बड़े चेहरे पार्टी छोड़ रहे हैं। इस चेहरे को तो आप पहचान गए होंगे। इमरान की खासम खास और पूर्व मानवाधिकार मंत्री शिरीन मजारी ने भी पीटीआई छोड़ दी। यह फयाज उल हसन चौहान इमरान के करीबियों में शुमार होते थे। इन्होंने भी पीटीआई छोड़ दी और 9 मई की हिंसा के लिए अपने कैप्टन को ही मास्टरमाइंड बता दिया। और जो इमरान खान के समर्थक जेल जाने के बावजूद पीटीआई नहीं छोड़ रहे, उन्हें जेल से निकलते ही फिर से अरेस्ट कर लिया जा रहा है। पाकिस्तान के पूर्व मंत्री शाह महमूद कुरैशी और इमरान की पार्टी की प्रवक्ता मुसरत जमशीद चीमा को डिस्ट्रिक्ट जेल रावलपिंडी से निकलते ही फिर से अरेस्ट कर लिया गया। आसिम मुनीर और सत्ता में शामिल पीडीएम का टारगेट है इमरान खान की राजनीति को मिट्टी में मिला देना। इमरान ने अकेले पड़ जाने की जो भविष्यवाणी की थी वो सच होती नजर आ रही है। बिना पार्टी और बिना चुनाव के इमरान पाकिस्तान में क्या करेंगे, अब इसका जवाब इमरान को ढूंढना चाहिए। और पाकिस्तान के बेस्ट फ्रेंड चीन को भी अब जल्दी से मेडिकल मानों में कोरोना का इलाज ढूंढ लेना चाहिए। और वो मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि कोरोना का फंदा एक बार फिर से चीन पर कसता जा रहा है। महामारी की नई लहर ने चीन में कोहराम मचा दिया है। एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि बीजिंग ने अभी तो सिर्फ तबाही का ट्रेलर भर देखा है, क्योंकि आने वाले दिन ऐसे होने वाले हैं जब कोरोना के रोज 1 करोड़ मरीज सामने आने वाले हैं। क्या चीन में एक बार फिर लाशों की कतार लगने वाली है? क्या चीन में एक बार फिर कोरोना कोहराम मचाने वाला है? क्या वायरस एक बार फिर चीन का चक्का जाम करने वाला है? अप्रैल के आखिरी हफ्ते से पूरे चीन में बढ़ते कोरोना के मामले एक बार फिर वार्निंग बेल बजाने लगे हैं। चीन के अस्पतालों में कोरोना के मरीजों की तादाद लगातार बढ़ती जा रही है और अस्पतालों में बेड, ऑक्सीजन और दवाओं की किल्लत सिर उठाने लगी है। चीन पर कोरोना के नए कहर के पीछे इस बार भी ओमिक्रॉन का वही XBB सब वेरिएंट है जो जिनपिंग के मुल्क को पहले भी खून के आंसू रुला चुका है। लेकिन इस बार महामारी की लहर पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक है, पहले से कहीं ज्यादा डेडली है। इसके बारे में आ रही एक्सपर्ट्स की भविष्यवाणी अभी से चीन की भयावह तस्वीर पेश कर रही है। एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि चीन में आने वाले दिनों में कोरोना मरीजों की तादाद पुराने सारे रिकॉर्ड्स तोड़ सकती है। जून के अंत तक हर हफ्ते 6.5 करोड़ मामले सामने आ सकते हैं और लगभग 1.5 अरब लोग वायरस की चपेट में आ सकते हैं। चीन को लेकर ये डराने वाली भविष्यवाणी चीन के ही हेल्थ एक्सपर्ट जोंग नानशान ने की है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ग्वांगजू में हुए एक बायोटेक कॉन्फ्रेंस में नानशान ने खतरे की जो घंटी बजाई, उससे डरे चीन ने दवाओं और वैक्सीन को स्टॉक करना शुरू कर दिया है। चीन ने करीब 6 महीने पहले ही अपने जीरो कोविड पॉलिसी खत्म की है। लोगों के कड़े विरोध के चलते प्रतिबंध हटा तो लिए, लेकिन मामले बढ़ने लगे तो चाइनीज सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन इस महीने की शुरुआत से ही मरीजों के आंकड़े अपडेट करना बंद कर दिए। लिहाजा चीन में कोविड-19 की असली स्थिति क्या है, इसका पता लगाना मुश्किल हो गया है। और ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है मास्टर स्ट्रोक में। कुछ महीने पहले हॉलीवुड की एक्शन फिल्म आई थी टॉप गन मैवरिक। टॉम क्रूज स्टारर इस फिल्म में अमेरिकी वायुवीरों को दुश्मन की परमाणु साइट पर हमला करते हुए दिखाया गया था।
इस फिल्म को ईरान ने बहुत सीरियसली ले लिया। तभी तो ईरान एक ऐसा परमाणु ठिकाना बना रहा है जहां अमेरिका का हर वार बेकार। और ये रही वो तस्वीर जिसकी वजह से अमेरिका से लेकर इजराइल तक माहौल थोड़ा टेंस हो चुका है। सैटेलाइट तस्वीरों के जरिए ईरान के परमाणु प्रोग्राम पर बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। खुलासा ये कि ईरान अपने न्यूक्लियर साइट को अभेद्य बनाने के नजदीक पहुंच चुका है। जाग्रोस पहाड़ की चोटी पर ईरान के इंजीनियर बहुत डीप में न्यूक्लियर फैसिलिटी बनाने के मिशन में जुटे। यहाँ ना तो अमेरिका के किसी हथियार का असर होगा, ना ही यहाँ पर अमेरिका एयर रेड कर पाएगा। साल 2020 में इजराइल ने ईरान में घुस करके उसकी मिसाइल फैक्ट्री को और न्यूक्लियर साइट को निशाना बनाया था। ईरान ये जानता है कि इजराइल और अमेरिका के रहते हुए उसका जो न्यूक्लियर मिशन है वो इम्पॉसिबल ही है, और इसीलिए वो जाग्रोस पहाड़ी की चोटी पर एक अटैक प्रूफ न्यूक्लियर सेंटर बना रहा है। इन सैटेलाइट तस्वीरों को अभी इजराइल और अमेरिका एनालाइज कर रहे हैं। इतना तो तय है कि पहाड़ में सुरंग बनाई जा चुकी है और यह जगह नातांज से करीब है। नातांज में ईरान की न्यूक्लियर साइट है जहां यूएस और इजराइल कई बार सीक्रेट ऑपरेशंस को अंजाम दे चुके हैं। ईरान के पास वेपन ग्रेड लेवल का यूरेनियम आ चुका है और ईरान परमाणु बम बनाने के बहुत ही करीब पहुंच चुका है। पश्चिमी देशों के तमाम धमकियों और प्रतिबंधों के बावजूद ईरान का परमाणु बम बनाने का ख्वाब पूरा हो सकता है, क्योंकि ईरान के साथ दुनिया की दो बुरी परमाणु शक्तियां हैं, वो हैं चीन और पाकिस्तान। अमेरिका और यूरोप के बैन की वजह से ईरान लंबे वक्त से वेपन ग्रेड लेवल के यूरेनियम के लिए तरस रहा था, लेकिन चीन ने पर्दे के पीछे से ईरान की हर मुमकिन मदद की। तय नियमों के मुताबिक ईरान को अपनी नई न्यूक्लियर साइट के बारे में इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी को बताना था, लेकिन अभी तक आईएईए को जाग्रोस पहाड़ की चोटी पर बन रही अंडर माउंटेन परमाणु साजिश का कुछ भी पता नहीं है। मतलब साफ है, ईरान अब किसी की परवाह किए बगैर न्यूक्लियर स्टेट बनना चाहता है, किसी भी कीमत पर।